नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई कहानी जो हमारी पिछली कहानियों की तरह ही रोमांचक, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली है। यह हमारी चौथी कहानी है जो भारत की आजादी के शुरुआती दिनों पर आधारित है और इसकी पृष्ठभूमि है तमिलनाडु के घने, ऊंचे और फुसफुसाते उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ये कहानी है एक बाघ और एक लड़की अमीना की, जो पश्चिमी घाट के पन्ना से हरे जंगलों के किनारे बसे एक शांत, छोटे से गांव की रहने वाली थी। पिछली कहानी की तरह ये भी एक नरभक्षी बाघ के इर्द गिर्द घूमती है, जो भारत की आजादी के बिल्कुल शुरुआती दिनों में सक्रिय था। कहानी प्रेरित है उन लोक कथाओं से जो पश्चिमी घाट के निचले इलाकों के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई है। इस कहानी के सभी स्थान और पात्र काल्पनिक हैं। यदि इनका किसी वास्तविक व्यक्ति या स्थान से कोई मेल हो, तो वो पूर्णतः संयोग मात्र है। मैं ये कहानी आपको 3 भागों में सुनाऊंगा। हर भाग में होगा तनाव, सुंदरता और रहस्य का अद्भुत मिश्रण। शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आने वाली कहानियां आप मिस न करें। और अगर आपको मेरी कहानी कहने की शैली और ये लोक कथाओं पर आधारित कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। इससे हमारी कहानी प्रेमी समुदाय और मजबूत बनती है। तो अब ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए चलते हैं उन धुंधले जंगलों की ओर और शुरू करते हैं इस रोमांचक कथा का पहला भाग। अमीना और नरभक्षी। पहली किरण एक धार की तरह आई, ठंडी और पतली, उनके मिट्टी के घर के तंग दरवाजे से भीतर घुसती हुई। अमीना रवुत्तर बांस की चटाई पर बैठी थी और उस किरण में नाचती धूल को देख रही थी, जैसे रोशनी ने गांव का कोई छोटा सा निजी तूफान पकड़ लिया हो। आंगन के पार धान के खेत झुके पड़े थे, धूसर रंग में। नदी किनारे के कसवारना के पेड़ अंधेरे दांतों की तरह खड़े थे। साल का ये समय एक नई गंध लिए आया था, धुएं की, अखबार छपाई की और उस अजीब विद्युत गुनगुनाहट की जो किसी नए जागे हुए देश की होती है। बरगद के नीचे बूढ़े लोग राजनीति पर बहस कर रहे थे। बच्चे भृंगों के पीछे भाग रहे थे, उन नादान हंसी भरी आत्माओं की तरह जिन्होंने अभी ये नहीं जाना था कि दुख कैसा लगता है। अमीना ने अपने बाल फीते से बांधे और एक पल को घर का बोझ अपने चारों ओर महसूस किया। 2 कमरे जो उसके पिता के हाथों से बने थे, नीची लकड़ी की शेल्फ जहां पीतल का दिया रखा था, और वो मिट्टी का हिस्सा जहां कभी उसके पिता की चप्पलें रखी रहती थी। आजादी आ चुकी थी और कई चीजें बदल गई थी। टिकट, झंडे और अखबारों की जुबान, पर कुछ चीजें वही थी। नदी अब भी अपनी गुप्त बातें कीचड़ भरे किनारों के साथ बहाती रही। बस्ती के छोर का जंगल अब भी सांस लेता रहा, और कोई था जो उन सांसों के बहुत करीब दांतों के साथ घूम रहा था। बाजार में, बरगद के नीचे साप्ताहिक हाट में बातों का एक पैटर्न बन गया था। पहले अफवाहें, फिर वे छोटे तथ्य जो धीरे धीरे सच बन जाते हैं। एक बूढ़ा मछुआरा कहानी लेकर आया था। उसने एक बकरी को ऐसे फटे हुए देखा जैसे किसी शक्ति ने उसे चीरकर छोड़ दिया हो। जमीन पर जो पंजों के निशान थे, वे किसी भारी थाल के घेरे जैसे लगते थे। अमीना ने बहुत ध्यान के साथ सुना, क्योंकि उस दिन उसके पास बेचने को कुछ नहीं था। उसके पिता बशीर रवुत्तर कहा करते थे, जब वे जिंदा थे और उनका सीना अब भी भरोसे के गीत गाता था, जमीन बताती है कि उसे क्या चाहिए अगर तुम सुनना सीखो। अमीना अब सुन रही थी। जमीन बिना शब्दों के कह रही थी कि खेत और जंगल के बीच की सीमा बदल गई है। कुछ जो मांस और भूख से बना है, वो सीख रहा है कैसे लेना है जो वो चाहता है। उसका जीवन सीधा सादा था। सुबह जल्दी उठना, लोहे के बर्तनों की खनक। अब अमीना 18 की थी।
इतनी बड़ी कि पड़ोसी की खांसी की आवाज से उसकी हालत समझ जाए, और इतनी जवान कि किसी के हाथ की गर्मी से अब भी चौंक जाए। उसका परिवार चटाइयां बुनता था। उसके हाथों में ताड़ के रेशों की लय बस चुकी थी, और वो तालाबों के किनारों पर ऐसे चलती थी जैसे वही पली हो। पानी के चढ़ने उतरने की समझ उसके कदमों में थी। उसमें गांव की वो हल्की सी अकड़ थी, ये यकीन कि यहां की जिंदगी एक जानी पहचानी नक्शे की तरह चल सकती है। जब तक नदी किनारे पड़े, वे अंधेरे पंजों के निशान उस यकीन को पतला नहीं कर गए। उस सुबह जब वो घर से निकली तो आसमान ने जैसे शाल ओढ़ रखी थी, बादलों की, पर रोया नहीं था अभी। मिट्टी नम थी और गीली धरती की गंध गर्म सांसों में उठ रही थी। उसके हाथों में 2 टोकरी थी, पड़ोसी की नर्सरी के लिए पौधों की। उसके सैंडल हर रोज की लड़ाई के मुलायम चमड़े के थे। रास्ते के बच्चे उसे देखकर हट गए। पड़ोसियों ने ऐसे अभिवादन दिए कि उसके होठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन जब वो उस आखिरी झाड़ी से गुजरी जो खेत को जंगल से अलग करती थी, तो पक्षियों ने अचानक गाना बंद कर दिया, जैसे हवा ही ठहर गई हो। वो रुकी, टोकरी हाथ में, और देखा कि उसके हाथ के रोए खड़े हो गए। आवाज में एक अजीब सपाटपन था, जैसे दुनिया किसी घंटे के बजने का इंतजार कर रही हो। सरकंडों के पीछे कुछ हिला, धीरे, नपेतुले इरादे से। पत्तियां हवा से नहीं, किसी मौजूदगी से हिल रही थी। अमीना के हाथों को बुजुर्गों की सिखाई बातें याद आई। जंगल की भाषा। ये अंधविश्वास नहीं था, बल्कि पैटर्न था, और हर पैटर्न का एक नाम होता है। जो चीजें रात को शिकार करती हैं, वे एक खास व्याकरण छोड़ती है। मिट्टी पर पंजे की खरोंच, गलत दिशा में मुड़ा हुआ टूटा टहना। वो देखती रही। 2 इमली के पौधों के बीच से वो सिर उठा, एक विशाल धारियों वाला शरीर, जैसे अंधेरे से रंगा हो। एक कान फटा हुआ, किसी पुराने युद्ध की निशानी की तरह। उसके बालों का रंग शरद की कीचड़ जैसा था। उसकी आंखें तांबे के सिक्कों की तरह छाया में चमकती हुई। अमीना को उसी पल मुड़ जाना चाहिए था, मगर उसने होंठ भींचे सूरज की दिशा देखी और एक कदम पीछे हट गई, सावधानी से, ताकि डर न जाए। बाघ नीचे झुक गया और दुनिया उस एक पल में सिमट गई। उसके शरीर के हिलने और दांतों के धीरे से दिखने की गति में। उस पहले अध्याय में अमीना 3 सरल सच्चाइयां सीखती है। बाघ असली है, वो पास है, और ये भोला विश्वास कि जंगल इंसानों की बस्तियों से दूरी रखता है, महज एक झूठ है। वो देखती है, बाघ सरकंडों में गुम हो जाता है, शिकारी की खामोशी के साथ, और उसी क्षण से वो एक अंतरंगता लेकर लौटती है। ये एहसास की एक और चेतना, विशाल और गूढ़, अब उसकी मौजूदगी से वाकिफ है। जमीन ने कहा था और उसने सुन लिया था। कहानी नदी से भी तेज चली। पहले मुर्गी, फिर बकरी, और फिर एक लापता गाय। सूरज ढलते ढलते बस्ती में धीमी आवाजों की भन भनाहट थी। आधी रात तक वे फुसफुसाहटे डर के गीतों में बदल गई। चाय की दुकान पर आदमी पान थूकते हुए फंदों की बात करने लगे। एक बूढ़े शिक्षक, जो कभी आजादी की लड़ाई में शामिल रहे थे, कुर्सी पर झुककर बोले, जानवर खतरनाक तब होते हैं जब इंसान उनका जंगल छीन ले, या जब उनका शरीर घायल हो जाए, या जब भूख आदत बन जाए। सिद्धांत धुएं के छल्लों की तरह उठे। हर बुजुर्ग के पास अपना फैसला था। अमीना सावधानी और फर्ज के बीच एक कड़ी की तरह चल रही थी। उसकी मां, जिनके हाथ चावल के मांड से हमेशा नम रहते और आग के नीचे पुराना निशान था, उन्होंने अमीना की कलाई पर छोटे धागे बांधे और बुदबुदाकर कोई दुआ पढ़ी। अमीना ने एक साथ खुद को सुरक्षित भी महसूस किया और उजागर भी। वो काम बंद नहीं कर सकती थी, ये वो जानती थी। परिवार की रोजी पतली और तनी हुई रस्सी जैसी थी,
और हर दिन वो और उसका भाई हिसाब लगाकर फैसले करते थे। एक दिन और खेत में शायद एक वक्त का खाना कम, और नदी अपनी अदृश्य किताब में हर उधार दर्ज रखती थी। डर ने हिम्मत को भी छोटे हिस्सों में बांट दिया था। उस दोपहर देर से पास के गांव का एक लड़का, हवा से जला चेहरा और हाथ में डंडा पकड़े, दौड़ता हुआ आया। हाफते हुए बोला कि उसका भाई सरकंडों के बीच से घर नहीं लौटा। गांव वालों ने लालटेन और तेल के दिए लेकर खोज शुरू की। अमीना भी साथ गई, क्योंकि उसके पास पीछे रह जाने का कोई कारण नहीं था। उन्हें झाड़ियों में अटकी उसकी टोपी मिली, सूखे खून का धब्बा और पैरों के निशान, जो इतने आत्मविश्वास से चलते थे कि मनुष्य के कदम वैसा कभी नहीं कर सकते। गांव वाले लौटे तो चेहरों पर गीले पत्थर जैसी चुप्पी थी, और हाट के किनारे कुछ बूढ़ी औरतें मंत्र गाने लगी। अंधविश्वास से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो गांड डर को कर्म में बदल देता था, और कर्म को एक साझा कोशिश में। अमीना की दुनिया सिमटकर कुछ फैसलों तक रह गई। आदमी शिकार दल बनाना चाहते थे। बुजुर्ग कह रहे थे कि मंदिर के पास चढ़ावा रखा जाए और जिले से वन अधिकारी को बुलाया जाए। उसकी मां चाहती थी कि वो घर पर ही रहे, चटाइयां मोड़े और दरवाजा बंद रखे। लेकिन खेत इंतजार नहीं करते, उसे पौधे लगाने थे। पड़ोसी ने उधार पर दिन का काम तय किया था, और हिसाब रखने वाली नजरों से कोई बच नहीं सकता था। उस रात वो जागती रही, लड़के और उसकी टोपी के बारे में सोचती हुई, और उस हंसी के बारे में जो कभी उस लड़के के मुंह में भरी रहती थी। उसे अपने पिता की धीमी ठहरी हुई आवाज याद आई, जो उसे सिखाते थे कि जंगल कैसे पढ़ा जाता है। टूटी घास की दिशा, जानवरों के मल का रंग और आकार, मौसम और शिकार का संकेत, और वे मौन फर्क जो इंसान और बाघ के कदमों की भाषा अलग कर देते हैं। वो नक्शे से प्यार करने वाला आदमी था। नदी के बहाव में उसे यादों की गूंज दिखती थी, और अब अमीना जानती थी। उसे ये भी यकीन था कि ज्ञान एक तरह का कवच होता है। सुबह जब बरगद के नीचे की घंटी बजी और गांव वाले अपने अपने कामों में लग गए, तो जंगल किसी घायल शरीर सा लग रहा था। हवा उसके भीतर नए रास्तों से गुजर रही थी। पहली बार अमीना ने एक और भावना महसूस की, एक भारी कर्ज की। सिर्फ उस लड़के या उसके परिवार से नहीं, बल्कि उस जमीन से जिसने उसे सब कुछ सिखाया था। और अब वही जमीन अपने पाठ की फीस मांग रही थी, एक भयानक शिक्षक के जरिए। डर इंसान के साथ कुछ करता है। वो उसे उन बारीकियों को देखने सिखा देता है जो पहले अदृश्य थी। अब उसने उन बारीकियों पर नजर रखनी शुरू की। पुल के पास फटी हुई घास की पगडंडी, कुछ पक्षियों की अनुपस्थिति, तटबंध पर रगड़ के निशान जहां कोई भारी चीज फिसली हो। और औरतों की आंखों में उसने एक और हिसाब देखा, शिकारी का नहीं, बल्कि उस औरत का जो नुकसान गिनती है। और दलदली मैदान हमेशा मौसमों और जीवों का लेखा जोखा रखता है। अब उसने एक नया स्तंभ जोड़ लिया था, खतरे का, एक ऐसा जो जोखिम का हिसाब रखता था। और यूं वो फुसफुसाहट अब एक सख्त स्वर में बदल गई। उनकी दुनिया की सरहद पर एक नरभक्षी बाघ था। जब कोई बच्चा लापता हो जाता है, तो गांव एक आपातकालीन लीवर खींची हुई मशीन की तरह बदल जाता है। जो लालटेनें पहले सजावट के लिए जलते थे, अब वे हथियार बन गए थे जाती है। जो जाल मछली पकड़ने के लिए बनाए गए थे, वे अब बाढ़ की तरह बांध दिए गए। खोज दल फिर से जंगल के किनारे की ओर बढ़ा था, जहां जमीन दलदल सी धंस जाती है और हवा में पुराने लोहे का स्वाद घुला था। सब लोग उस बच्चे का नाम पुकारते रहे, जब तक कि उनके गले खुरदुरे न हो गए। और तभी ऊंचे पहाड़ियों से एक पतली, निर्दयी धुंध उतर आई, जंगल के किनारे को निगल गई। माहौल डर और बेचैनी से भर गया। उन्होंने लड़के के पैरों के निशान बीच धार में पाए,
छोटे छोटे कदमों की लय मिट्टी पर बनी थी। और फिर अचानक वही थम गई जहां एक बड़े चौड़े पंजे का निशान उसे काटता हुआ निकल गया था। आदमी उस पैटर्न को आंखों से मापते हुए आगे बढ़े। फटे पत्ते, सूखा खून, और फिर कुछ नहीं, बस वो अकस्मात सन्नाटा जो बता देता है कि वे अब उस जगह की सीमा पर खड़े हैं जहां तर्क की कोई जगह नहीं। लड़के के माता पिता के विलाप में इंसान और जानवर दोनों की आवाज थी। वे नदी के पास जमीन पर गिर पड़े, मिट्टी पीटते हुए। इमाम ने धीमे स्वर में दुआ पढ़ी, जबकि एक बूढ़ी औरत ने पिता की कलाई पर एलोवेरा मलकर उसे शांत करने की कोशिश की। अमीना फिर से उस रात सो नहीं सकी। उसके मन में बार बार फटी हुई टोपी की तस्वीर लौट आती रही। सपने में उसने देखा कि उसकी बुनी हुई चटाई की धारियां बाग की पसलियों में बदल गई है। जब वो जागी तो उसे वो अजीब सा द्वंद्व महसूस हुआ। दुनिया वही थी, पर अब उसमें छिपा हर असंतुलन दिखाई दे रहा था। सुबह पुरुषों ने झाड़ियों में फंसे गीले कपड़े पाए। शायद वही जगह थी जहां जानवर ने अपना ठिकाना बनाया था। किसी ने कहा उसने देखा कि बाघ ने वहां किसी शव को घसीटते हुए झाड़ियों में खींच लिया था। 2 दिन बाद जब वन अधिकारी तालुक मुख्यालय से साइकिल पर पहुंचा तो उसने पंजों के निशान नापे और अपने बॉक्स कैमरे से तस्वीर ली, जिससे सब झुककर देखने लगे। वो बोला, ये बड़ा नर बाघ है, इसे मनुष्यों से डर नहीं। इसके बाएं कान पर निशान है, पुराना घाव। ये चालाक है और भूखा भी। उसके शब्द ठंडे, तकनीकी थे, पर उन्होंने गांव के गले में अटकी हुई भूख जैसी बेचैनी को कम नहीं किया। अमीना खुद को वही करते हुए पाई जो उसके पिता ने सिखाया था, जंगल पढ़ना। जब तुम पैटर्न ढूंढना सीख लेते हो तो दुनिया उन्हें दिखाने लगती है। कहीं सरकंडे अनचाही दिशा में मुड़े हुए थे, कहीं सड़ी हुई गंध थी जो मरे हुए जीवों की होती है, कहीं नीम के तने पर बाघ के शरीर की रगड़ का निशान था, तेल जैसा दाग, जैसे उसने अपनी हस्ताक्षर छोड़ी हो। अमीना के लिए ये सब संकेत भाषा बन गए थे। अब वो सीमाओं पर अलग ढंग से चलती थी, सोच समझ कर, धीमी गति से, ऐसे रास्तों पर जो दूर तक दिख सके। उसने अपने गले में पीतल की सीटी बांधी, गुंथे हुए धागे से एक छोटी सी सुरक्षा। लड़के की मां कुएं के पास बैठी रही, 7 दिन तक पानी नहीं खींचा। हाट में औरतों ने रस्सी और धागे से ताबीज सिले और एक दूसरे को बांट दिए। डर अंधविश्वास को उपयोगी बना देता है और अंधविश्वास बदले में कर्म को। अमीना ने भी अपने ब्लाउज के अंदर एक छोटी पोटली बांधी। उसमें था चावल, मिर्च और एक पतली छुरी का टुकड़ा सुरक्षा के लिए। एक बार वो खुद ही हंस पड़ी, क्योंकि वो खुद को उसी तरह से आधुनिक समझती थी जैसा कि शहर के अखबार ने सुझाया था। पर जब उसने वो गांठ बांधी तो वो फिर से बच्ची सी महसूस करने लगी। वो बांधना जैसे किसी क्षण को स्थिर कर गया था। लापता लड़के की कहानी अब हवा में धुंध की तरह तैर रही थी। अमीना के लिए ये एक कठोर रूप ले चुका था। वो पल जब अनिश्चित डर एक ठोस जख्म में बदल जाता है, जिसे स्वाद की तरह महसूस किया जा सकता है, और उस स्वाद के साथ उठी एक असहज निश्चितता। बाघ संयोग नहीं था, उसने गांव की सरहद को अपना नया इलाका चुना था। शोक से जो खालीपन बनता है वो घर का आकार ही बदल देता है। लड़के के लापता होने के बाद रवुत्तर परिवार ऐसे सिमट गया जैसे कोई तूफान से बचने के लिए झुककर बैठ गया हो। अमीना की मां अब रात में कभी बाहरी दरवाजा खुला नहीं छोड़ती थी। उसका भाई अपने पलंग के पास पीतल का फावड़ा रखकर सोता था, तावीज की तरह। उन्होंने खिड़कियों पर चटाइयां ठोंक दी और चौखट पर एक दिया पूरी रात जलता रहता, मानो रोशनी स्वयं पहरा दे सकती हो। लेकिन जीवन अपनी जिद और औपचारिकता के साथ चलता रहा। वे साधारण नियम जिन्होंने हमेशा जीवन को गति दी थी, फिर से लागू हो गए।
हाट में चहल पहल थी। आग को रखवाली चाहिए थी। सड़ी हुई पानी की गंध अब भी जिद्दी थी। अमीना पौधों की देखभाल करती रही। उसके उंगलियां मिट्टी में उसी सटीकता से चलती जैसे कोई विचार रहित प्रार्थना। वो बार बार अपने पिता की आवाज को स्मृति में सुनती। जिस तरह वे कप के किनारे अंगूठा फेरकर उसका वजन परखते थे, और जिस तरह वो शिकार और शिकारी के बीच के पुराने नियमों की बातें करते थे। उन्होंने अमीना को एक पौराणिक व्याकरण सिखाया था कि जंगल केवल तब लेता है जब वो भूखा छोड़ दिया जाता है, और कि जानवर कमजोरी का स्वाद पहचान लेते हैं। वो संतुलन की बात भी करते थे। और अब जब गांव में दहशत बढ़ती जा रही थी, वो संतुलन सबसे नाजुक चीज लगने लगी थी। शाम को पुरुष बरगद के नीचे इकट्ठा होकर बहस करते। क्या फंदे लगाए जाए? क्या सरकंडों के बीच रोशनी की व्यवस्था हो? या आग लगाई जाए? जवान पुरुष बंदूक चाहते थे। बुजुर्ग डरते थे कि जहर भले राहत दे, नदी को बिगाड़ देगा। बातें बार बार उनकी अपनी गलती पर लौट आती। सड़कें बनाई, जंगल काटे, शिकारियों ने जानवरों को इंसानी सीमाओं की ओर धकेल दिया था। ये बाग उन सालों की भूख और अतिक्रमण का परिणाम था। एक बूढ़ी औरत ने बलगमी हंसी छोड़ी, आधी हताशा, आधी ताना। हमने सोचा था आजादी सब कुछ लाएगी, जमीन, आजादी, स्कूल। वो बुदबुदाई। हमें क्या पता था कि वो एक ऐसा दरिंदा भी लाएगी जिसे इंतजार करना नहीं आता। अमीना का भाई अजीज वैसे ही बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था जैसे जवानों से अपेक्षा की जाती है। वो शिकारी दल में शामिल हो गया जो दक्षिणी तटबंध पर पहरा देता था। वे भाले और नगाड़ों के साथ निकले। कुछ समय तक नगाड़े काम करते रहे। बाघ पास नहीं आया, पर नगाड़ों की ताकत उतनी ही होती है जितनी देर वे सुनाई दे। दरिंदे की भूख धैर्यवान थी। वो आवाज से बचना सीख गया और मौसम बदलते ही लौट आया। एक बार वे सभी 2 रातें एक ही छप्पर में सो गए, और सुबह एक गाय गायब थी। इतनी सफाई से ली गई मानो किसी सर्जन ने उठाई हो। पुरुष नींद और शर्म दोनों से गूंगे पड़े रहे। रातों में अमीना अक्सर चटाई पर बैठकर उस कोने को देखती जहां पहले पीतल का दिया जलता था, और कल्पना करती कि उसके पिता उसी लौ से निकल आएंगे। शोक की अपनी अजीब भाषा होती है। लोग बार बार उसी केंद्र की ओर लौटते हैं जहां कोई प्रिय कभी खड़ा होता था। उसने दिया जलाया और लौ को कांपते देखा। उसे उस लड़के की याद आई, उसकी टोपी की और बाग की धारियों की, जो अब उसकी चटाई की टूटी बुनाई जैसी लगती थी। गांव का गुस्सा अब एक खतरनाक रूप लेने लगा था। कभी कभी पड़ोसी गांवों से लोग आते, अनुमति मांगने की वे गोली चलाएं, या जंगल साफ करें, या बड़े कदम उठाएं। छोटी मस्जिद के इमाम प्रार्थना और पारंपरिक उपायों की बात करते, चावल और तेल की भेंट और नामों का पाठ। वन अधिकारी सरकारी फंदे लगाने का सुझाव देता, पर हर सुझाव के साथ आता था एक समझौता, और ये समझ कि कई बार समझौता गलत रास्ता चुनने जैसा होता है। कोई उपाय पूर्ण नहीं लगता था। अमीना को इन तमाम फैसलों का बोझ अपने सीने पर जलते लोहे जैसा महसूस होता था। पुरुषों की बैठकों में उसकी जुबान की जगह नहीं थी, सिवाय उसके जमीन की समझ के। पर उसके भीतर एक जिद थी, वही जो उसके पिता ने सिखाई थी। डर को कभी आत्मसमर्पण मत समझो। धीरे धीरे उसने अपने चारों ओर के जंगल का नक्शा बनाना शुरू किया। कब बाघ शिकार पर निकलता है, कौन से रास्तों से जाता है, कौन से जानवर गायब हुए, और हर शिकार उसकी भूख के बारे में क्या कहता है। उसने छोटे छोटे अलार्म लगाए। एक घंटी सूखे पेड़ की शाख में छिपाई। दरवाजे पर धागे का लूप बांधा, जो कोई छलांग लगाता तो झंझना उठता। छोटी चीजें थी, पर कई बार इंसान और जंगल के बीच बस वही छोटी चीजें होती है
जो तय करती है कि जिंदगी बची रहेगी या नहीं। और जब वो सोती तो बाघ की आंखें फिर लौट आती, तांबे के दो सिक्कों की तरह, गहरी और अपठनीय। वो उन्हीं आंखों के साथ जागती, और एक नए एहसास के साथ कि कहानी खत्म नहीं हुई है, एक रेखा खिंच चुकी है। अब उसे तय करना है कि वो पीछे हटेगी या उसी रेखा पर आगे बढ़ेगी। बरसात लौट चुकी थी। अपने पीछे आधा ठीक हुआ, आधा डरा हुआ देश छोड़कर। जंगल की मिट्टी सड़न की गंध लिए थी, पत्तों का गाढ़ा गलना और उसमें घुली किसी भारी चीज की महक, जैसे खून की कोई पुरानी याद। एक फीकी सुबह गांव के सिरे पर एक जीप आकर रुकी। उसके टायर कीचड़ को ऐसे चबाते हुए बढ़े जैसे कोई जानवर धीमे गुर्राए। चाय की दुकान पर बैठे पुरुषों ने एक साथ सिर घुमाए, होठों के कोनों पर सूखता पान का रस। जीप से एक अनजान आदमी उतरा, धूप से फीकी पड़ी खाकी वर्दी, लाल मिट्टी से धूल भरे बूट, और कंधे पर एक पुरानी बंदूक जो कई अभियानों की साक्षी लगती थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसने संक्षेप में कहा। मेरा नाम राघवन है। उसकी तमिल में अंग्रेजी का ठहराव था, सरकारी स्कूलों और हाल की पोस्टिंग्स की पहचान। वो किसी से लंबी बात नहीं करता, बस जाकर बांस के पुल के पास झुका, अपनी उंगलियां मुलायम कीचड़ में दबाई, और वही पाया जिसकी तलाश थी। गहरे पंजों के निशान जो नदी की ओर मुड़ते हुए जा रहे थे। गांव वाले खामोश देखते रहे, यहां तक कि पक्षी भी उसकी मौजूदगी से शांत हो गए। अमीना आगे बढ़ी, साड़ी कमर में कसी हुई, हाथों से चावल के मांड और तेल की हल्की गंध उठ रही थी। आप बाग के लिए आए हैं, अय्या? उसने पूछा। राघवन ने ऊपर देखा, उसकी स्थिरता देखकर हल्का सा चौंका। तुमने उसे देखा है? अमीना ने धीरे से सिर हिलाया। एक बार हॉर के पास इमली के झुरमुट में। वो बूढ़ा लग रहा था। और गुस्से में राघवन की आंखें सिकुड़ी। तो तुमने वही देखा है जिसके लिए मैं यहां हूं। वो पंजों को नापने लगा, मुड़ी हुई स्केल से, और अपने पुराने नोटबुक में दर्ज करता गया। नर, बड़ा, सिर से पूंछ तक करीब 10 फुट। बाएं आगे के पंजे में हल्की लंगड़ाहट, शायद गोली का निशान या फंदे की चोट। और घायल बाघ। उसने सिर उठाया। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दोपहर तक उसने सब पुरुषों को बरगद के नीचे इकट्ठा कर लिया। सुनो, वो बोला, हम चारा बांधेंगे, पर बकरी नहीं। बकरी तो बस तेंदुए को खींचेगी। इस बाघ को चाहिए एक युवा भैंस, तेज गंध वाली, बेचैन, जिसकी आवाज गहरी और लंबी हो। पुरुषों में हलचल हुई। कौन देगा भैंस? बूढ़े शनमुगम आगे आए। उनका बछड़ा मुश्किल से 1 साल का था। काले रंग पर थूथन के ऊपर सफेद पट्टी। अगर इससे सब खत्म होता है, उन्होंने कहा, तो ले जाओ मेरा बछड़ा। राघवन ने आदर से सिर हिलाया। अगर हम सफल हुए तो तुम्हें भुगतान मिलेगा। शाम तक वे उस जानवर को नदी किनारे सरकंडों के पास ले आए। उसके खुर कीचड़ में धंस रहे थे। हर आवाज पर उसकी आंखें फैल जाती। उसे एक मजबूत खूंटी से बांधा गया और पास के नीम के पेड़ पर एक ऊंचा मचान बना दिया गया। भैंस की गंध गीली हवा में फैल गई। वो बार बार सिर झटकती, रस्सी खींचती। बिल्कुल सही, राघवन बुदबुदाया। बाघ जरूर आएगा। बछड़े के खून की गंध वो कभी नहीं छोड़ता। फिर उसने सबकी ओर देखा। आज रात कोई अकेला नहीं चलेगा। अगर किसी ने बाघ की खांसी सुनी तो घर में रहो, ना चिल्लाओ, ना मशाल जलाओ। वो रोशनी देखता है। किसी ने कहा, दुआएं बंदूक से ज्यादा असर करती है। राघवन ने बहस नहीं की। दुआ करो, उसने कहा, पर जिंदा भी रहो। उस शाम वो मचान पर चढ़ गया, राइफल, दूरबीन और एक छोटी तूफानी लालटेन लेकर।
रात ने जंगल को भर लिया। मेंढक, झींगुर, नदी की धीमी लहरों की आवाजें। भैंस हिल रही थी, नथुने फड़फड़ाते। उसकी गीली चमड़ी चांदनी में चमक रही थी। घंटे बीत गए। फिर एक आवाज, खांसी, धीमी, भारी, पास। भैंस ठिठक गई। सांसें तेज, एक छोटा सा रंभाना, और फिर सन्नाटा। राघवन का दिल धड़कने लगा, कनपटियों में गूंजता हुआ। उसने बंदूक उठाई। पूरा जंगल मानो अपनी सांस रोक चुका था। फिर आवाज आई, शिकार के पास आने वाले शिकारी की अनमिस्टेकेबल गड़गड़ाहट। झाड़ियों के किनारे पत्ते हिले, और वो निकला। बाघ, विशाल, सुनहरी धारियों और छायाओं से भरा, बरसात से चमकता फर, मांसपेशियों में घातक लय। उसकी लंगड़ाहट हल्की थी, ताकत अब भी पूरी। वो देर तक खड़ा रहा, सिर झुका, पूंछ हिलती हुई, हवा को पड़ता हुआ। भैंस कापी। राघवन ने निशाना साधा। उंगली ट्रिगर पर जमी, पर गोली चलाने से पहले बाघ ने सिर उठाया, सीधे मचान की ओर देखा। उनकी नजरें मिली। एक पल को राघवन समझ गया, वो उसे देख रहा था और समझ भी रहा था। उसने गोली चलाई। हवा फट गई। बारूद की गंध में गरज गूंज उठी। भैंस जोर से रंभाई, उछली। बाघ एक झटके में किनारे लपका, झाड़ियों में गुम हो गया। जंगल शोर से फट पड़ा, पक्षियों, बंदरों और हवा के आतंक से। कुछ देर बाद सब थम गया। मैदान खाली था। भैंस जिंदा थी, पर कांप रही थी। रस्सी आधी टूटी, आंखें जंगली। बंदूक की नली अब भी धुएं से भरी थी। और राघवन ने वो सच्चाई महसूस की जो किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी जा सकती। बाघ शिकार के लिए नहीं आया था, वो उसे पढ़ने आया था। दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको मेरी कहानी कहने की शैली और ये क्षेत्रीय लोक कथाओं पर आधारित कहानियां पसंद आती है, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, मैं बहुत जल्द इस कहानी के दूसरे भाग, अमीना और नरभक्षण के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखिए और अगली कहानी में फिर मिलते हैं।